हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और आने वाली जो वीडियोस हैं उससे आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है नेक्स्ट इन द सेगमेंट ऑफ दैट फिजिक्स इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले और इन एक्शन व्हेन अ बॉडी एक्चुअली स्लाइड्स और इवन ट्राई टू मूव और स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर बॉडी। जब दो बॉडीज इन कांटेक्ट होती हैं तो उनके कांटेक्ट के सरफेस के यहाँ इस पोर्शन में सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर जो फोर्स एक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक कांटेक्ट फोर्स है। जिस तरह की आप क्या करते हैं, किसी भी ग्राउंड पे आप लोग चल रहे हैं तब भी आपकी कौन सी फोर्स अपोज कर रही है आपके मोशन को, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते ही आए हैं, थोड़ा बहुत मतलब हर क्लास में आपके पास फ्रिक्शन का जो टॉपिक है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से आप साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो वो ये होता ही है। लेकिन उसके बारे में आज हम थोड़ी डिटेल में जो नॉलेज है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, हम दो तरह की फ्रिक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है? इट अराइजेज व्हेन देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। एक्चुअल रिलेटिव मोशन जब क्या करते हैं, कोई भी एक बॉडी या कोई भी एक आपकी है ना ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के ऊपर या दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है या चलने की कोशिश करता है तो एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई बहुत ही स्लिपरी आपका फर्श है या कुछ भी है जिसपे आप चलने की कोशिश करें तो आप चल नहीं पाते इजिली, आप क्या स्लिप होंगे वहां। क्यों? क्योंकि वहां जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपको अपोज करती है, आपकी जो उसको कंट्रोल्ड करती है ना वॉक को या आपके मोशन को, वो नहीं है वहां। इसी तरह अगर आप बात करें, कोई बहुत ही खुरदरी रोड है आपकी, है ना, बहुत ही रफ सरफेस है और उस पर आप लोग चलने की कोशिश करें तो आप जैसे रेतीले या पहाड़ी इलाके पर आप मान लीजिए उस पर अगर आप चलने की कोशिश करें तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से आप चल पाते हो। तो क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस है बहुत रफ होता है और वहां फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए जो आप अप्लाइड फोर्स है उस फोर्स को अपोज करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो क्या होगी? एक्सटर्नली जो आपकी फोर्स है, उसे हम एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। और जो सेकेंड टाइप की आती है वो है इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। इंटरनल क्या है? उसमें दो बॉडीज या दो सरफेस नहीं इन्वॉल्व होंगे, एक ही सरफेस के अंदर विद इन वन सरफेस अंदर और सरफेसिस होंगे जिसमें जो क्या है फ्रिक्शनल आपका फोर्स एक्ट करेगी। जैसे अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो उन डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो और उसे हम लोग क्या कह सकते हैं स्पेसिफिकली कि वो इंटरनल फ्रिक्शन के एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली जब फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसी में हम देखें कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो आपका होता है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लीजिए, यहाँ आपके पास क्या है? यू हैव अ बॉडी। यहाँ आपने कोई भी बॉडी आपकी रखी हुई जो रेक्टेंगुलर इन शेप है, ठीक है, वो किसी भी सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। ठीक, तो अगर आप जानते हैं कि ये जो बॉडी है बाय इट्स वेट क्या करेगी? ग्राउंड को नीचे प्रेस करेगी। तो इसका जो वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वेट क्या होता है? किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। आप सबको पता है कि वेट क्या होता है? वेट एक ऐसी फोर्स होती है जिससे जो अर्थ है किसी भी चीज को टुवर्ड्स इट्स सेंटर अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए जो वेट के एसआई यूनिट होती है वो सेम होते हैं एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन होती है इसकी वेट की यूनिट भी। तो इसी के अपोजिट अब क्या करेगा? इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक, अब ये तो दोनों फोर्सेस जो सी थी आपकी, नॉर्मल रिएक्शन आर हो गई और जो वेट था, वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो इसीलिए ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं होगा। इस डायरेक्शन में जो आपकी बॉडी है वो क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी। अब क्या करती हैं आपकी जो बॉडी है, ठीक, ये पी आपका अपना अप्लाइड फोर्स है जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो इसको मूव कराने के लिए, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं हम इसको। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पी जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करे, तो क्या हो रहा है कि इन दोनों के सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है दोनों का, इस ब्लॉक का और इस सरफेस का, ठीक, तो उसके अंदर एक अपोजिट फोर्स एक्ट करेगी जो कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक,
अब क्या करते हो, जैसे आपने इन द बिगनिंग आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, ठीक, तो आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी एक तरह से लगा लीजिए कि एब्सेंट है। अब आपकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है, क्योंकि उस पर कम्प्लीटली बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं सभी तरफ से। अब आप क्या करते हो, आप अपनी जो अप्लाइड फोर्स है ये पी आपने इंक्रीज करना शुरू कर दी। जैसे जैसे आप ये अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो वैसे इन द सेम वे जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है जो ये काम कर रही है ये भी क्या करेगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसे हम और क्या करेगी, वो आपकी जो बॉडी है उसे मूव नहीं करने देगी। आपने क्या किया फर्दर, फिर आपने पी जो उनसे अप्लाइड फोर्स थी उसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया। तो ये जो उनसे आपकी फ्रिक्शनल फोर्स थी वो भी क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे जैसे आपका अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होता है वो भी खुद को एक इंक्रीज कर लेती है, और इस तरह की फ्रिक्शन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब तक आपका मोशन एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ, आप सिर्फ फोर्स बढ़ाई जा रहे हो, अप्लाइड फोर्स, उसके अपोजिट में जो सी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शनल है या फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये एक स्टेज तक तो होता है। उस केस में क्या है कि जब आपका अप्लाइड फोर्स आपने इंक्रीज किया, ठीक, आपका तो इंटेंशन था कि आप ब्लॉक को मूव करें आगे, इसीलिए आपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया, लेकिन ये जो हमारी फोर्स थी वो इनसफिशिएंट थी, वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर पाती, है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी खुद को बढ़ाती जा रही है जैसे जैसे आप अपना एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट में रहेगी। क्यों, ये किस सिचुएशन में होगा, जब आपका अप्लाइड फोर्स पी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, जस्ट दोनों काउंटर बैलेंस करिए एक दूसरे को, और आपका जो नेट मोशन है वो क्या है, 0 है। अब फर्दर आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या करोगे कि पी को यानी जो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसे आप और बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, आपको पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी साथ साथ बढ़ेगा, जैसे जैसे आप क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो आपका इंटरनल फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। और इतना बढ़ने के बाद ये दोनों फिर इक्वल टू पी हो जाएंगे। लेकिन तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, कि जितना आपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो गया। तो इस तरह का जो फ्रिक्शन होता है जो सेल्फ एडजस्टिंग है और खुद को बार बार आपकी अप्लाइड फोर्स के बराबर कर रहा है, तो उस तरह के फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर कोई भी बॉडी एक्चुअली मूव नहीं करती, वो रेस्ट पर ही रहती है। तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, it is the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of the another but the actual motion has not yet started, so it is called static friction। तो अब आपने एक बात एक पॉइंट इससे एक्सट्रैक्ट किया है कि स्टैटिक मोशन के अंदर एक्चुअल मोशन अभी तक, स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर सॉरी, एक्चुअल मोशन जो सा है वो स्टार्ट नहीं होता। जैसे ही आपका, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस कर लेता है आपकी अप्लाइड फोर्स को ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द बॉडी, और आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहती है, ठीक। और अपनी एक और बात है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सिर्फ अप्लाइड फोर्स के साथ ही आएगा आपका, ठीक है। इट विल कम इनटू एक्शन विद द अप्लाइड फोर्स ओनली, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर विल बी नो फ्रिक्शन, दिस मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। सो अब आपने क्या किया, अब आपने देखा आपने बहुत एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लेकिन आपकी जो बॉडी थी वो तो मूव नहीं की, वो तो अपनी पोजीशन पर ही रही, क्योंकि उसके अपोजिट क्या था, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था वो भी बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे। तो इसीलिए नेट फोर्स क्या है आपकी बॉडी पे, 0 है, और आपकी जो बॉडी है वो एक्चुअल मूव ही नहीं की। अब आपने क्या किया कि चलो जितना फोर्स मैंने लगाया वो तो काम नहीं करा, आपने फर्दर फिर इंक्रीज किया जो आपका अप्लाइड फोर्स था। अब जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया तो एक स्टेज आई कि व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर, कि जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने ही वाला था, क्यों, और तब क्या होगा, उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उस स्टेज में मैक्सिमम होगा, और उस टाइम जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक। अब आपने नेक्स्ट स्टेज में क्या किया, आपने जो अप्लाइड फोर्स था उसको बढ़ा करके इस पोजीशन तक ले गए कि आपकी बॉडी अभी मूव नहीं की, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मूवमेंट है, ठीक। उस केस में भी जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था अपने स्वभाव के अनुसार, नेचर के अनुसार, वो तो बढ़ेगा ही जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ी है। लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अब वो बढ़ करके अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर गया, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या बुलाते हैं हम उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस स्टैटिक फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता वो।
अब आपके हाथ में है सारी कमांड। अब आप जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक तो पहुंच चुका, स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका, अब ये तो बढ़ेगा नहीं। अब क्या है, जब आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करोगे तो आपका जो एक्चुअल मोशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करूं थोड़ा था, तो वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन तब आता है जब आपकी बॉडी एक्चुअल अभी मूव करना नहीं स्टार्ट की, पर वो एट द पॉइंट ऑफ मूवमेंट पहुंच चुकी है। ठीक, कि अब आप इससे फर्दर इंक्रीज करोगे, अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाइड कर दोगे अपनी तरफ से, तो क्या है, आपकी जो बॉडी है वो मूव कर देगी ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेज के अंदर, व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स स्लाइटली बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो जो आपका एक्चुअल मोशन है वो स्टार्ट हो जाता है। बियॉन्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आपका मोशन है वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब दिस डज नॉट मीन्स दैट कि फ्रिक्शन हैज डिसअपियर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि अब फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो गया, खत्म हो गया जी, जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो आपका अप्लाइड फोर्स था उसने फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लिया है। उसका जो मैग्नीट्यूड है आपके अप्लाइड फोर्स का वो ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस स्टेज पे जब आपका मोशन एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में भी फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन अब उसकी जो फॉर्म है वो बदल जाती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। हमेशा ध्यान रखिए, जो डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली कम होता है इन मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे कि काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द अदर बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब आपकी अप्लाइड फोर्स मानते हैं कि ज्यादा हो गई है फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरेटिवली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रिक्शन जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके अप्लाइड फोर्स ने जो सा है फ्रिक्शन को दबा दिया है कह लीजिए, या इसको ओवरकम कर लिया है, जिस वजह से आपका जो फ्रिक्शन है उसकी जो फॉर्म है वो भी चेंज होगी, नाम भी उसका चेंज हो जाएगा। अब उसको हम लोग स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन ना कह करके क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब होता है जब आपकी बॉडी जो है एक्चुअली सरफेस पे मूव करना शुरू कर देती है। ठीक, अब जैसे कि आप इस फिगर में भी देखें, हमने यहाँ एक ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच में, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ तक अगर आप इस चीज को ए पॉइंट तक अगर आप जज करें तो आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, आपका जो सा फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है ना। ये और ये कौन सा केस है, स्टैटिक फ्रिक्शन का। जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया था तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो भी बढ़ता चला गया था, है ना। और ऐसा कब तक हुआ था, हमेशा तो नहीं, ऐसा तो हमेशा नहीं हुआ था कि आप अप्लाइड फोर्स भी बढ़ाए जा रहे हो, उधर से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ा जा रहा है, फिर तो आप कहीं पहुंचते ही ना, कोई कंक्लूजन ही ना निकलता। ऐसे तो आपकी जो बॉडी है वो कभी मूव ही नहीं करती। लेकिन ये सिचुएशन होती है, लेकिन ये सिचुएशन एक उस पर्टिकुलर उस तक होती है, टाइम तक होती है, जब तक कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच नहीं कर लेता, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपकी जो बॉडी है वो अप्लाइड फोर्स के साथ साथ क्या होगा, उसके फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होता चला जाएगा। एक बार जब मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्रोच कर गई, उसके बाद क्या होगा, आपकी जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बल्कि अब वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही आप विद द अप्लाइड फोर्स, आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करोगे, विद द इंक्रीमेंट इन दैट अप्लाइड फोर्स योर फ्रिक्शन विल डिक्रीज एंड विल टेक अ न्यू फॉर्म, दैट इज डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये जो बी सी वाला पोर्शन है वो सारा क्या है, काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन है। और अगर आप देखें तो ये फ्रिक्शन और ये जो आपका सीधा जा रहा था एफ एस जो दिखाया हुआ है वो कौन सा फ्रिक्शन था, वो स्टैटिक फ्रिक्शन था, जिसमें आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, स्टैटिक फॉर्म में थी। और ये जो पॉइंट ए था वो क्या दिखा रहा है, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को दिखा रहा है, और उसका नाम क्या हमने लिया था मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो बच्चों को इन टर्म्स में ही कंफ्यूजन रहती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है। तो ये काफी सिंपल चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को चेंज करते जा रहे हो, जो आपका फ्रिक्शन है वो भी नए नए रूप लेता जा रहा है ना। पहले वो स्टैटिक फ्रिक्शन बना, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंची तो वो लिमिटिंग हो गया। जैसे ही लिमिटिंग से आगे बढ़े तो उसने अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से आगे बढ़ी तो उसने एक नया फॉर्म ले लिया और वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया। अब आप देखेंगे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो कम है, क्योंकि डाउनफॉल आ रहा है।
एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो हमने यहां भी बताया कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब आते हैं कि जो डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। वो भी फर्दर दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है कि व्हेन दिस इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन व्हेन वन बॉडी एक्चुअली स्लाइड्स ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर बॉडी। जैसे कि अगर एक फ्लैट ब्लॉक है आपके पास, वो किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो फ्रिक्शन होगा मूविंग सिचुएशन में, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि सिचुएशन जैसे कोई फ्लैट सरफेस पे आपका कोई फ्लैट आपका ब्लॉक पड़ा है ना। सिचुएशन ये फिगर तो सेम ही है वो फर्स्ट जो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन उसमें क्या था, आपका ब्लॉक स्टेशनरी था और आपको उसको मूव कराना था। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या है कि आपका ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, वो मूविंग पोजीशन के अंदर है। आप हमेशा याद रखिए कि जो काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन है वो तभी आता है किसी भी बॉडी के अंदर जब वो मूव कर रही होती है। यानी मान लीजिए अगर मैं ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सा फ्रिक्शन वहां काम कर रहा होगा, डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। कोई पूछ सकता है आपको कि कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट के अंदर है ना, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन काम करता है वो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, वो डायनेमिक फ्रिक्शन काम करता है। स्टैटिक कभी भी काम नहीं करता, स्टैटिक सिर्फ स्टेशनरी पोजीशन पे काम करता है। ठीक, तो उसकी अगर कोई भी ब्लॉक किसी भी सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, आपने हमेशा देखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन ऐसे होता है। मोशन अगर रोलिंग की फॉर्म में है, अगर आपकी कोई भी स्फेरिकल बॉडी है वो मूव कर रही है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। ठीक, तो हम भी अगर हम देखें, अगर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कई जगह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, कई जगह तो हेल्पफुल भी होता है। कि जैसे ग्राउंड है मान लीजिए, अगर वो एक्स्ट्रा ही सरफेस या स्मूथ होगा है ना, तो हम चल ही नहीं सकते, वहां ग्रिप ही नहीं बनेगी, हम स्लिप करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत टाइल्स जो सी होती है, ग्लासी सरफेस होता है, वहां चलना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए हम थोड़ा सा उसको रफ रखते हैं ताकि हमारी ग्रिप बनी रहे और हम इजिली चल सके उस पर। इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। रोड्स को भी हम रफ बनाते हैं, वरना जो टायर्स हैं वो स्लिप कर जाएंगे, वो तो बिल्कुल ही। तो उनकी ग्रिप बनी रहे रोड पे, तो उसके लिए थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है, उसे डिजाइन इस तरह किया जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहीं तो काफी हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन कहीं कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करती है ना। तो उस जगह पे हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें चेंज कर देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है आप स्लाइडिंग से, अगर आप देख लीजिए, मान ले कोई ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, अगर आप देखेंगे तो इसका जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद अनदर सरफेस है वो ज्यादा है। अगर मैं इसी को राउंड शेप में कर दूं, तो जो एक्चुअल सरफेस एरिया इन कांटेक्ट आएगा वो क्या आएगा, कम नहीं आएगा। और आपको पता है फ्रिक्शन होता क्यों है बेसिकली, कि दो सरफेस के अंदर जो इरेगुलरिटीज होती है ना, वो इंटरलॉक हो जाती है एक दूसरे में। तो जिस वजह से जो एक्चुअल मोशन है वो सीज हो जाता है। तो अगर हम इन इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस को रोकना है ना, इस फ्रिक्शन को कम करना है, तो हम ऐसा डिजाइन तैयार करेंगे कि जिसमें आपका जो सरफेस इन कांटेक्ट होगा वो कम होगा। जितना सरफेस इन कांटेक्ट कम होगा उतनी ही इरेगुलरिटीज कम लॉक होंगी और उतना ही फ्रिक्शन जो सा है वो कम होगा। फ्रिक्शन हमारी मशीन्स के अंदर भी हो जाता है, जितना ज्यादा मशीन मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनमें हो जाता है, जिसकी वजह से टीयरिंग और वेयरिंग की प्रॉब्लम जो सी है वो आ जाती है। तो उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ऑयल एंड ग्रीजिंग तो है ही है हमारा एक सोल्यूशन, जिससे हम स्मूथनेस ला सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग डिजाइन में चेंज करके भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ये तो था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अब आती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या कहता है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन आर के। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कोफिशिएंट लगा लीजिए इंट्रोड्यूस करते हैं, म्यू। और इस म्यू को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इट इज डिफाइंड एज द ratio of the force of limiting friction, that is F, and the normal reaction between them, which is R. अब ये जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, म्यू की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है, कि किस तरह का सरफेस है, जो दो कॉन्टैक्ट में सरफेसेस हैं उनका नेचर क्या है, फिर मटेरियल किस मटेरियल के है वो सरफेस, और उनका टेम्परेचर क्या है। इन तीन फैक्टर्स पे जो आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। देखिए, इफ अ बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर बॉडी,
देन हम क्या कर सकते हैं, अब क्या ये अगर आपकी, मैंने आपको बताया था कि जब भी बॉडीज मूव कर रही होती है तो उनमें कौन सी फ्रिक्शन काम करती है, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर आपकी डायनामिक फ्रिक्शन, एक ही बात है, दोनों एक ही फोर्स के नाम है। तो अब आपकी बॉडी अगर मान लीजिए इट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर बॉडी, तो उस केस में हम एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ के लिख सकते हैं, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसी तरह जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है उसको भी आप क्या लिख सकते हैं, म्यू के लिख सकते हैं, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। तो इसी को हमने म्यू के इज इक्वल्स टू एफ के अपॉन आर लिखा है, वही काइनेटिक के लिए थोड़ा सा उसकी जो सबस्क्रिप्ट थे उनको चेंज किया है। अब और क्या लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज है हमारे पास, तो वो क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो आपको पता था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर, ये आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is always opposite to the direction in which the body is at the verge of moving over the other body। आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी ने मूव करना होता है उसके जस्ट अपोजिट आपकी जो क्या है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। ठीक, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की है इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी सिचुएशन में काम करता है कि जब आपकी बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, और जब एक्चुअली वो मूव कर रही होती है किसी बॉडी या सरफेस के ऊपर तो आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या बन जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है। ठीक, तो अभी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेकर के लॉज हैं। थर्ड लॉ क्या होगा इसमें कि द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट रिमेन द सेम। अब ये क्या कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आपको लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती। अपेरेंट लगता हमें कि ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इनके बीच में, इतना सरफेस जो है वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट में, पर नहीं, जो एक्चुअल सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है इन कॉन्टैक्ट में। ठीक, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड नहीं करता आपके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, एज लॉन्ग एज योर नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस रिमेन द सेम। जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन आप हमेशा सीधी दिखाते हैं ना वेट के अपोजिट, जरूरी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में, ये आपको हायर क्लासेस और दूसरे टॉपिक्स में बताया जाएगा। बट अभी इन्होंने कहा है कि जब तक आपकी नॉर्मल रिएक्शन सीधी है, मतलब ये काउंटर बैलेंस करिए आपके वेट को, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, तब तक जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस। ठीक, सरफेस के मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने अभी क्या पढ़े थे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स व्हेन द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्टार्ट। ठीक, लिमिटिंग अब क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। काइनेटिक में क्या होता है कि मोशन हो रहा होता है, बॉडी मूवमेंट के अंदर होती है। ठीक, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्ट, वही सेम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होगी, आपका म्यू के जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन इट डजंट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसमें बॉडी मूव कर रही है, मोशन के अंदर होती है। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द स्लाइडिंग एंड रोलिंग इफ द हीट प्रोड्यूस डज नॉट चेंज द कंडीशन और कॉन्फिगरेशन ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज एफ के जो सी होती है आपकी, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, बॉडी की रोलिंग या स्लाइडिंग, हमें इसके टाइप ही होते हैं ना काइनेटिक फ्रिक्शन के, तो इनकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता आपका जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। कब तक, प्रोवाइडेड जब तक ये जो स्पीड है आपकी, ये स्लाइडिंग है या रोलिंग है, जब तक आपके सरफेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा या कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही इनकी स्लाइडिंग या रोलिंग के अंदर, तब तक जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स है वो इन चीज पे नहीं डिपेंड करता। लेकिन अगर आपकी जो स्लाइडिंग या रोलिंग है वो किसी तरह की हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में ये इफेक्ट करेंगे आपके फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को, अदरवाइज नहीं। अब आता है हमारा टॉपिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, इसको हम डिफाइन करेंगे। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एंड द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द, ये आपका, आप देखिए ये कोई भी बॉडी है, नीचे वेट काम कर रहा है, ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, और ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, ये एफ जो सा इन सरफेस इन कॉन्टैक्ट लग रहा है वो आपका क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है।
अब आप देखिए कि ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, वो जो एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ थीटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड द नेचर ऑफ सरफेस। बेसिकली ये जो थीटा एंगल है वो सरफेस के नेचर पे ही डिपेंड करता है। ठीक, अब हम बताएंगे कि जो हमने म्यू पहले किया था वो क्या था, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का एंगल था, और लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था ये, और थीटा क्या है, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए, अगर आप ये देखें, आपको ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ये आपकी क्या है, फोर्स है। कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो अपोजिट में लगती है, किसके, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगती है। और ये क्या था, आपकी नॉर्मल रिएक्शन था। इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट लें तो ये जो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना भी एंगल बनाता है, यहाँ थीटा बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन डेवलप करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने ले लिया है ट्राइंगल AOC को। उसमें अगर हम लोग tan थीटा का रिलेशन डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो OAC आपका क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर, अगर आप ये वाली ट्राइंगल देखें, ठीक, ये वाली ट्राइंगल आपकी, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर। AC जो है आपका परपेंडिकुलर है, देखिए, और आपका बेस क्या है, OA आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो AC अपॉन OA आ गया। AC की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, AC OB के इक्वली तो है, सेम है ये, तो OB लिख दिया मैंने यहाँ OB की जगह, और OB की वैल्यू क्या है, F, दैट इज जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो। तो F अपॉन R हमें पता है कि क्या होते हैं, ये म्यू होते हैं। तो ये सब वैल्यू किसकी थी, tan थीटा की थी। तो फाइनली जो मेरे पास रिलेशन निकल के आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक, सो म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ रीपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग की। एंगल ऑफ रीपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। ये वाला एंगल अल्फा, आपका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रीपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं। और इसे डिफाइन किया गया है एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन with the horizontal such that the body placed on the plane just begins to slide down the inclined plane। कहते कि ये कितना हम एंगल, कितनी एंगल पे हम लोग इस प्लेन को इंक्लाइंड करें विद द हॉरिजॉन्टल, सो दैट जो आपकी बॉडी इस प्लेन के ऊपर रखी हुई है वो जस्ट आपकी क्या है, नीचे स्लाइड करना शुरू करती है। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, या उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रीपोज। अगर ये अल्फा की वैल्यू इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो जस्ट नीचे स्लिप करना या स्लाइड करना शुरू कर दे। अब आप अगर इस फिगर में देखें तो आपके पास वही एक हॉरिजॉन्टल बॉडी है, वो कहाँ रखी हुई है, अपनी सरफेस के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी हुई है, और उस एंगल पे रखी हुई है कि जस्ट वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक, वेट उसका नीचे लग रहा है और उसके अपोजिट आपकी क्या बैलेंस कर रही है उसको, नॉर्मल रिएक्शन R। लेकिन ये जो वेट था उसे हमने क्या किया है, दो पार्ट में रिजॉल्व किया है कंपोनेंट्स में। एक क्या आ गया हमारा mg cos अल्फा, ठीक, और दूसरा क्या आ गया mg sin अल्फा। और ये जो mg sin अल्फा है वो किसके अपोजिट है, फ्रिक्शनल फोर्स F के। अब इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ बॉडी ने मूव करना है, स्लाइड करना है। तो इसीलिए जो एक्चुअल फोर्स, हमारी जो फोर्स होगी एक्चुअल अप्लाइड, वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। और जो फ्रिक्शन होगी, जो इस मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी, वो क्या होगी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक, तो यहाँ हमें सब कुछ पता लग गया जो जो इस चीज के अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब हमने mg को रिजोल्व किया दो कंपोनेंट्स के अंदर, cos अल्फा एंड sin अल्फा। अगर हम इस फिगर में देखें तो r जो सा है वो किसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, mg cos अल्फा को काउंटर बैलेंस कर रहा है, ये दिस वन। और इसी तरह जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है, किसको बैलेंस कर रहा है, mg sin अल्फा को। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ये आपका जो रिलेशन है ये डेवलप होगा किस किस के बीच में, लिमिटिंग फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रीपोज के बीच में क्या रिलेशन है, ये सेम वही रिलेशन है जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन और
कॉफिशेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन के कॉफिशेंट के बीच में था, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू टैन थीटा एज वेल एज इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू टैन अल्फा। तो इसे हम कह सकते हैं कि टैन अल्फा इज इक्वल्स टू टैन थीटा होगा, और हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू दैट ऑफ द अल्फा, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है।